हाल ही में देश में काफी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं और हो रहे हैं and therefore protest management can become a very important theme for this year's UPSC मेंस एग्जामिनेशन। आर्टिकल 19 हम सबको संवैधानिक अधिकार देता है, इट इज अवर फंडामेंटल राइट्स कि हम डिसेंट अपनी प्रस्तुत कर सकें, हम प्रोटेस्ट कर सकें। पीपल इंजर हो सकते हैं, लोगों की डेथ हो सकती है, लोग डिसेबल हो सकते हैं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि देयर आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज दैट यू कैन फोरसी। तो लाइफ हम किसी की ले रहे हैं, लिबर्टी हम किसी की खत्म कर रहे हैं एंड वी कैन एंटिसिपेट दैट। AK-47 चला दो सबके ऊपर, तुरंत शांति हो जाएगी। जबरदस्ती अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही है तो आप लाठी भांज रहे हैं, आप जबरदस्ती लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, केवल अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज नॉट प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। इंटेंशन ऑफ द पुलिस फोर्स इज टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ। सर फोड़ दो, ये प्यूनिटिव टैक्टिक्स है। आपको जज नहीं है। ह्यूमन डिग्निटी इज एट द कोर ऑफ ऑपरेशन। ये जो ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट है, इसको आप प्रोटेस्ट मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म सिस्टमिक रिफॉर्म्स में भी डाल सकते हैं आंसर लिखते वक्त, और इमोशनल इंटेलिजेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम एक ही डंडे से सबको हाँक दें और उससे चीजें और खराब हो जाएं। आपको पता है माहौल कितना खराब है, एक छोटे छोटे रूमर पे चीजें कैसे चेंज हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, आर्टिकल 19 विद न्यू रिस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाते हैं इस वाले आंसर में लिखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के बहुत ही अहम वीडियो में, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एथिकल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, हाल ही में देश में काफी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं और हो रहे हैं एंड देयरफॉर प्रोटेस्ट मैनेजमेंट कैन बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर दिस ईयर्स UPSC मेंस एग्जामिनेशन। केस स्टडी में यू कैन बी आस्क्ड दैट हाउ यू विल बी डीलिंग विद अ पर्टिकुलर प्रोटेस्ट, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि ऐसे कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स हैं दैट शुड गाइड योर डिसीजन मेकिंग व्हाइल यू आर डीलिंग विद प्रोटेस्टर्स। दोस्तों, हाल ही में यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि व्हाट एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स यू विल टेक व्हाइल डीलिंग विद अ प्रोटेस्टर। तो हम उन चीजों पे भी बात करेंगे कि वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स कौन से हैं जिनको हमको डील करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, पर बिफोर वी डू दैट थोड़ा समझते हैं प्रोटेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को। देखिए, आर्टिकल 19 हम सबको संवैधानिक अधिकार देता है, इट इज अवर फंडामेंटल राइट्स कि हम डिसेंट अपनी प्रस्तुत कर सकें, हम प्रोटेस्ट कर सकें। बट एट द सेम टाइम ऑल ऑफ अस नो इट इज नॉट एन अनरिस्ट्रेन्ड राइट, है ना। इस पे रीजनल रिस्ट्रिक्शंस हैं और हम सबको पता है कि शुड नॉट गो अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एटसेट्रा। तो ये गोल्डन मीन कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर को परेशान ना करे, उसको थ्रेटन ना करे। यही सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल है जो हमको फॉलो करने चाहिए। देखिए, एक चीज एथिक्स में बहुत अहम हो जाती है कि जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग करें, एक्शन लें, और उसके कॉन्सिक्वेंस अगर आपको पहले से पता है ना, तो आप उसके लिए ज्यादा एथिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में अगर कोई भी वॉलेंट एक्शन हम यूज करते हैं तो देयर माइट बी पीपल हु आर इंजर्ड, पीपल इंजर हो सकते हैं, लोगों की डेथ हो सकती है, लोग डिसेबल हो सकते हैं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि देयर आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज दैट यू कैन फोरसी, एंड सिंस यू कैन फोरसी दीज कॉन्सिक्वेंसेज, डिसीजन मेकिंग इन सारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत सेंसिटिव हो जाती है और हमको बहुत प्रिकॉशनरी तरीके से डिसीजन मेकिंग इस सब केसेस में करनी चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वी कैन एंटिसिपेट कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। सिमिलरली आप अबॉर्शन के लिए बात करिए, जब भी हम अबॉर्शन करते हैं हमको पता होता है कि वी आर टेकिंग ए लाइफ। सिमिलरली आप वॉर के लिए बात करिए, जब भी हम वॉर किसी पर डिक्लेयर करते हैं हमको पता है कि किसी की लाइफ हम लेने जा रहे हैं। So in all such cases, all of us know that there are dual consequences. There is some positive consequence and there is some negative consequence. Negative consequence मतलब लाइफ हम किसी की ले रहे हैं, लिबर्टी हम किसी की खत्म कर रहे हैं, and we can anticipate that. Since we can anticipate that, that fact alone make it more responsible for that consequences. और इसीलिए डिसीजन मेकिंग का तरीका बहुत अहम हो जाता है और इसीलिए एथिकल प्रिंसिपल्स भी अहम हो जाते हैं जो हमको डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड करेंगे। ऑल ऑफ यू नो दैट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम कोई भी एक्शन लें प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में, इट शुड हैव लीगल बेसिस। दोस्तों, लीगल बेसिस बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में अकाउंटेबिलिटी के लिए काम आता है, क्योंकि प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में यू माइट बी टेकिंग एक्शन दैट माइट डिप्राइव पीपल ऑफ देयर लिबर्टी। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लिबर्टी का, लेकिन ऑल ऑफ दिस शुड बी गवर्न्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक प्रोसीजरल जो गाइडलाइंस है वो हमको फॉलो करनी चाहिए, लीगल बेसिस को हमको फॉलो करना चाहिए। फिर प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में जो भी आप वायलेंट एक्शन लें, इट शुड बी नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब यह होता है दोस्तों कि ऐसा इमिनेंटली जरूरत होना चाहिए कि भैया अगर हमने ये वॉलेंट एक्शन नहीं लिया तो देयर विल बी मोर थ्रेट टू लाइफ, काफी ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी, चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट कर जाएंगी। तो इसीलिए नेसेसिटी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप फोर्स यूज करने वाले हो तो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ग्रेट रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करें। ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी यू विल डू दैट। जस्ट लाइक वॉर रूटीन अफेयर नहीं होता, वॉर भी नेसेसिटी में यूज होता है। ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब है
एज ए मेथड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब हमारे सारे पीसफुल अल्टरनेटिव एग्जॉस्ट हो गए हैं, जब हमने सब कुछ एग्जॉस्ट कर लिया, फिर भी कोई काम नहीं कर रहा है, देन ओनली वी शुड एम्प्लॉय एनी ऑफ द वायलेंट मेजर्स। तो नेसेसिटी बिकम्स फर्स्ट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम वायलेंट एक्शंस की तरफ जा रहे हैं। देन प्रोपोर्शनलिटी। अब देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, धीरे धीरे चलो वायलेंट भी वो हो रहा है ना, कोई परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन को हो रही है उसकी वजह से, तो ऐसा नहीं कर सकते ना आप AK-47 चला दो सबके ऊपर, तुरंत शांति हो जाएगी, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि जितना सीरियस मूवमेंट होता जा रहा है उतना ही सीरियसनेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस ऑफ मेजर्स आपको दिखानी है। प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से फोर्स यूज कर लिया। आप ये पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कभी भी पुलिस एक्सेस की इंक्वायरी करते हैं तो उसमें टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बहुत अहम हो जाता है कि यार उतना वायलेंस सामने से हो भी रहा था कि नहीं हो रहा था जितना वायलेंस आपने यूज कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है समझना। मतलब जबरदस्ती अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही है तो आप लाठी भांज रहे हैं, आप जबरदस्ती लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, केवल अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज नॉट प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। अभी रिसेंटली बात हो रही है कि पैलेट गन का शायद इस्तेमाल किया गया था, अलिज किया जा रहा है, तो पैलेट गन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इट मे आल्सो नॉट ए प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। ठीक है, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि प्रोपोर्शनलिटी बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से मींस प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। हारे वायलेंट मींस जस्टिफाइड नहीं होते, इट शुड बी ग्रेजुअल एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, है ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रोटेस्ट मूवमेंट इवॉल्व हो रहा है। देन अकाउंटेबिलिटी, सिंस यू आर डीलिंग विद समथिंग दैट हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आप किसी की लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव कर रहे हैं, किसी को परेशानी हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है, तो आपका फोर्स जो है वो मिसयूज भी हो सकता है। देयरफॉर देयर शुड बी क्लियर चेन ऑफ कमांड स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत अहम हो जाती है। तो पुलिस ऑफिसर जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो भी इस पार्ट में प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उनके लिए बहुत अहम हो जाता है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया जाए। इसीलिए कोई भी पुलिस पर्सनल हम देख रहे थे, ऐसा रिपोर्ट्स आ रही थी कि अगर आप आइडेंटिफाइबल नहीं है, है ना, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करी जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अकाउंटेबिलिटी पे भी फोकस करें, है ना, क्योंकि बिना अकाउंटेबिलिटी के लेजिटिमेसी नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए जब भी आप एक्शन ले रहे हैं तो आप क्या बता रहे हैं लोगों को कि इट इज ओनली नेसेसरी बिकॉज ऑल अदर ऑप्शंस हैव बीन एग्जॉस्टेड, इट इज हैविंग लीगल बेसिस। कानून ने हमको एम्पावर किया है। याद करिए, मैक्सिमम लीगल रैशनल अथॉरिटी का इस्तेमाल तभी होता है या हम उसको तभी फॉलो करते हैं जब कानून सम्मत हो, लीगल रैशनल अथॉरिटी से उसको फॉलो किया जा रहा हो। एंड प्रोपोर्शनेट वायलेंस, तो आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर ऐसा है, अगर आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, तो यू शुड ऑल्सो विलिंग टू बी होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल, आप खुद को अकाउंटेबल भी होल्ड जरूर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। जितना आप खुद को विलिंगली अकाउंटेबल होल्ड करते हैं उतना ही आपके ऑपरेशंस की लेजिटिमेसी बढ़ती है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। इसी से लोगों का फेथ बढ़ता है प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में। तो अकाउंटेबिलिटी बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटेस्ट मैनेजमेंट। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बहुत अहम है कि देयर शुड बी नो न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आना चाहिए। देखिए कोई भी प्रोटेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल कलर्स का हो जाना काफी बार इनएविटेबल होता है ना। जो मूवमेंट्स होते हैं वो पॉलिटिकली चार्ज हो जाते हैं, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कुछ एंटी एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर कोई भी देयर इज परसेप्शन ऑफ पार्शियलिटी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका गलत एडवांटेज लिया जाएगा और आपके ऑपरेशन की लेजिटिमेसी को एक कम कर देगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वी शुड बी हैविंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच, है ना, क्योंकि आपका काम है रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना, आपका काम है ऑब्जेक्टिव तरीके से डील करना। यू आर सपोज टू बी नॉन पार्टीजन इन योर अप्रोच। इंपार्शियलिटी आपके लिए जरूरी है, तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच आपका होना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो सीन टू बी डन। तो लोगों को भी लगना चाहिए कि आपका जो ऑपरेशन है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, अदरवाइज ये चीजों को खराब ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात है। फिर ऑफ कोर्स मिनिमम हार्म, चूंकि आप वायलेंट एक्शंस ले रहे हो तो सम ऑफ द हार्म वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ तो हार्म होने ही वाला है। एंड देयरफॉर इट इज माय एथिकल रिस्पांसिबिलिटी, सिंस आई कैन ऑलरेडी एंटिसिपेट कि यार कुछ हार्म होने वाला है, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू मिनिमाइज दैट हार्म। आप देखिए गवर्नेंस में कोई भी डिसीजन मेकिंग को देखिए, जहां पे ड्यूअल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जहां पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और जहां पे हम एंटिसिपेट कर पाते हैं, गवर्नमेंट का एंडीवर होता है, होना भी चाहिए
कि जो हार्म है उसको मिनिमाइज करा जा सके। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का जो डिबेट होता है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो होता है, उसमें भी हमारी अप्रोच होती है कि जो भी एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है हम उसको मिनिमाइज कैसे करें। इसीलिए करेक्टिव एक्शंस मेजर्स होते हैं, मिटिगेटरी मेजर्स भी होते हैं। सेम केसेस में आपको भी हार्म को मिनिमाइज करना है। अगर किसी का सर फूट गया तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, देयर शुड बी फर्स्ट एड अवेलेबल, मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्था होनी चाहिए। दैट शो योर इंटेंशन कि आपका इंटेंशन लोगों को मारना नहीं है। एथिक्स में दोस्तों इंटेंशंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में काफी सारे वीडियो आए जिसमें पुलिस पर्सनल कुछ ऐसी बातें कहते हुए सुने, वीडियो पे उनको सुना गया। एक था जिसमें फार्म प्रोटेस्ट हो रहा था, एक ऑफिसर कह रहे थे कि सर फोड़ दो इनका, है ना। तो दैट कैन नॉट बी द इंटेंशन ऑफ पुलिस फोर्स। इंटेंशन ऑफ द पुलिस फोर्स इज टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ। सर फोड़ दो, ये फोड़ दो, ये प्यूनिटिव टैक्टिक्स है। आप कोई आपको जज नहीं है ना, कि आप वहां पे अपना वो दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं कि इसको ऐसे पनिश करना चाहिए। प्यूनिटिव तरीके से यूज नहीं करना है। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर, वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो इंटेंशंस का सही होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए वो इंटेंशंस आप लोगों को बता रहे हैं बाय शोइंग कि भैया नेसेसिटी इसलिए कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी इसलिए कर रहे हैं, और हम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से कर रहे हैं, अकाउंटेबल भी हम होने का जरूरी है, एंड वी आर इंश्योरिंग कि हम हार्म को मिनिमाइज करें। मेडिकल एम्बुलेंस है, जो भी व्यवस्था बना सकते हैं वो बनाइए। दैट विल शो कि आपका कोई मन नहीं है कि आप लोगों को जान से मार दें। आपका सिंपली ये मन है कि प्रोटेस्ट का मैनेजमेंट सही से होना चाहिए, रिट ऑफ लॉ मेंश्योर होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम हार्म आप इंश्योर करेंगे, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन डिग्निटी। देखिए प्रोटेस्टर्स चाहे वो इलीगल काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, चाहे प्रोटेस्टर्स इलीगल काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड देयरफॉर दे शुड बी ट्रीटेड इन ए डिग्निफाइड मैनर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ह्यूमन डिग्निटी के एलिमेंट को ना छोड़ें, क्योंकि सिटीजन्स जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी हमारे ही सिटीजन्स हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग हैं। देयरफॉर दे शुड बी डेल्ट विद अटमोस्ट डिग्निटी। अभी कुछ वीडियो आ रहे थे दिल्ली प्रोटेस्ट में, आपने देखा उन ऑफिसर को सस्पेंड भी किया गया कि किस तरह से वो फीमेल पर्सनल से बर्ताव कर रहे थे। दैट इज नॉट डिग्निटी, ये डिग्निटी का तरीका नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। तो ह्यूमन डिग्निटी इज एट द कोर ऑफ ऑपरेशन। केवल लॉ एंड ऑर्डर मैनेज नहीं करना है, हमको डिग्निटी को इंश्योर करते हुए लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, ये समझ में आना चाहिए। सो ऑल दीज आर ब्रॉडर एथिकल प्रिंसिपल दैट शुड बी अप्लाइड व्हाइल वी आर डीलिंग विद द प्रोटेस्टर्स। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है समझनी कि ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है कि वो रिट ऑफ लॉ को तुरंत इंश्योर करे। मतलब क्या है रिट ऑफ लॉ का? देखिए आप पुलिस ऑफिसर हैं और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। अब प्रोटेस्ट में अगर लोगों के मन से कानून का भय खत्म हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर कानून का भय खत्म ही हो जाए कि यार कोई कानून वानून व्यवस्था के हमको डरने की जरूरत नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो जाएगा। इमेजिन करिए क्या होगा, लोगों के अंदर से पुलिस का डर खत्म हो जाए। कुछ वीडियो जिसमें आए कि पुलिस पर्सनल को भी पीटा जा रहा था, उनको भगाया जा रहा था, वो अच्छे संकेत नहीं है। इमेजिन करो ये लार्ज स्केल पे होने लग जाए, फिर क्या होगा? फिर तो अराजकता आ जाएगी, फिर तो आपको पता नहीं क्या क्या क्राइम हो जाएंगे, है ना। दुकानें हैं उनको लुटाया जा सकता है, महिलाओं का रेप हो सकता है, क्योंकि लोगों के मन में अब पुलिस का डर निकल गया है। पुलिस का डर का मतलब रूल ऑफ लॉ से है। यहां से देयर इज समथिंग दैट इज अबव अस, वो हमेशा होना चाहिए। देयर इज समथिंग दैट इज अबव अस एंड दैट थिंग इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर बोथ प्रोटेस्टर्स एज वेल एज फॉर द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कि लॉ हमसे भी ऊपर है, इसलिए हमको भी प्रोपोर्शनेट करना चाहिए, वायलेंस मिनिमम हार्म करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए बोथ फॉर प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना पुलिस की बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, नहीं तो चीजें बहुत जल्दी एस्केलेट करेंगी और उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, अराजकता उसमें आ जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। तो यहां तक हमको समझ में आ गया। तो दोस्तों अभी हम सीख चुके हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमको यूज करने चाहिए। आइए समझते हैं कि क्या फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है जितने भी प्रिंसिपल हमने अभी डिस्कस किए हैं जो उनके पीछे अप्लाई होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही है कि गवर्नेंस में यूटिलिटेरियनिज्म बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे फोकस होता है दैट वी हैव टू इंश्योर ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। गवर्नेंस में आप अगर आर्टिकल 19 की भी बात करें तो उसमें जो रीजनल रेस्ट्रिक्शंस के पैरामीटर दिए हुए हैं, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, वो क्या है? वो ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल ही तो है। तो ये हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता ही होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है दैट वी विल मेक इट ए पीसफुल सोसाइटी। इसीलिए तो लोगों ने आपके लिए राइट सरेंडर किए, इसीलिए तो लोगों ने आपको बहुत सारी अथॉरिटी दी, एंड दैट अथॉरिटी कम्स विद द ऑब्लिगेशन दैट आप प्रोटेक्ट करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी इस बात का जिक्र है, मतलब कि जब आपको राइट्स दिए जाते हैं तो अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं दी जाती है, दैट कम्स विद द पर्पज, और वो पर्पज ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिस बनता है। तो जब भी आप प्रोटेस्ट मैनेजमेंट करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी अथॉरिटी आपके पास है वो लिमिटेड अथॉरिटी है, वो केवल आप पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते कि जिसको मन में आ रहा है पीट रहे हैं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, इसलिए नहीं करेंगे आप। आपको जब भी अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है, यू हैव टू डू दैट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। उसी के लिए उन्होंने आपको एम्पावर किया था कि
कि आप उनके खिलाफ अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकें। तो ये समझ में आना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिस है, फिलॉसफी है, और आपका लार्जर गोल क्या है अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का। और आपने दोस्तों पढ़ाई होगा कि कैसे हमको गोल्डन मीन का इस्तेमाल करना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं है सिटीजन के पास, एक तरफ डेफिशिएंसी है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक्सेसिव लिबर्टी है कि अनार्की ही हो जा रही है। एंड देयरफॉर दैट गोल्डन मीन इज व्हाट यू हैव टू इंश्योर थ्रू योर एक्शन, एंड फॉर विच टेम्परेंस, प्रूडेंस का आपको यूज करना है, जो वर्चू एथिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट कार्डिनल वैल्यूज हैं जिनको आपको अपने कैरेक्टर के थ्रू डिस्प्ले करना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो अभी डिग्निटी की हमने बात करी थी, तो इमैनुअल कांत बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड इन इटसेल्फ। इसका मतलब कि उनकी जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में भी इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास अथॉरिटी आती है तो कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले को ह्यूमन बीइंग भी नहीं समझते, इस तरीके से उसको पीटते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि डिग्निटी सामने वाले की भी प्रोटेक्ट करी जाए, उसकी रिस्पेक्ट करी जाए। जस्टिस की बात करें, आप बात करें फेयरनेस की, आप बात करें जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट की, जॉन रॉल्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो भी लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें अगर कुछ मिसक्रिएंट्स आ गए हैं तो उनको डिस्प्रोपोर्शनेटली उनको पनिश ना किया जाए। यहां पे आपका विजडम, आपका प्रूडेंस काम आएगा कि आप कैसे उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, मिसक्रिएंट को, उनको पनिश करते हैं, ना कि सबको पनिश करने, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट जस्टिस नहीं है, ये फेयरनेस नहीं है, ये जस्टिस के खिलाफ है। अंडरस्टूड? द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि कैसे आप डिफरेंट फिलोसॉफिकल रीजनिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं इन रीजनिंग के पीछे, इन एथिकल प्रिंसिपल्स के पीछे, कि आप ये डिसीजन मेकिंग क्यों कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल्स का हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, और उनके पीछे फिलोसफर का पर्सपेक्टिव क्या है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब कई बार ऐसा होता है प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में कि पुलिस डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज करती है ना, तो वहां पे कुछ चीजें देखते हैं कि कोर्ट की टिप्पणी क्या रही है इन चीजों के ऊपर। ठीक है, देखिए इस वाले केस में बोला गया कि पुलिस एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेज could use force only whenever absolute necessary and they should stop the movement the situation came under control। ये बहुत जरूरी है, तो कई बार हम देखते हैं कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट की इशू चल रहा होता है तो पुलिस एक्सेसिव फोर्स यूज करती है, इवन दो सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, फिर भी लाठियां भांजे जा रहे हैं। दैट इज नॉट एग्जैक्टली द राइट थिंग, क्योंकि इसका कोई नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और उसके लिए उनको पनिश करा गया, उनको बोला गया कि देयर इज नो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच बेनिफिट डिड नॉट अप्लाई टू द केसेस इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है हमको इस बात का समझना कि नेसेसरी डॉक्ट्राइन को फॉलो करना चाहिए। और इसके लिए बहुत ही अहम सजेशन कोर्ट ने दिया कि स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जानी चाहिए पुलिसमैन के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल कॉम्पिटेंस डिमांड करता है, एंड देयरफॉर ट्रेनिंग बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रेनिंग की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। देखिए ये जो ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट है, इसको आप प्रोटेस्ट मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म सिस्टमिक रिफॉर्म्स में भी डाल सकते हैं आंसर लिखते वक्त, और इमोशनल इंटेलिजेंस में भी यूज कर सकते हैं कि हाउ वी कैन मेक ऑल दीज थिंग्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल टू इनकलकेट इमोशनल इंटेलिजेंस इन द पुलिस ऑफिसर। बहुत अच्छी केस स्टडी है दोस्तों यूएसए और यूके की। आइए समझते हैं दोनों केस स्टडीज क्या कह रही हैं। देखते हैं यूएसए वाली केस स्टडी क्या कह रही है। तो यूएसए केस स्टडी कहती है कि ये जो डी एस्केलेशन की ट्रेनिंग हमने दी है ना, इससे क्या फायदा हुआ है, इट हैज इंप्रूव्ड ऑफिसर्स एटीट्यूड एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ऑफ फोर्स एंड रिजल्टिंग इंजरीज। मतलब डी एस्केलेशन ट्रेनिंग हमको देनी चाहिए पुलिस ऑफिसर को। हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक खास कमी यह है कि जो ब्रूट फोर्स है इट कम्स एट द सब्स्टिट्यूट फॉर कैपेबिलिटीज, है ना। जैसे अगर आप इंटेलिजेंस गैदरिंग की भी बात करें, इंफॉर्मेशन को एलिसिट करने की भी बात करें, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टोडियल टॉर्चर बिकम द इंस्ट्रूमेंट टू एलिसिट इंफॉर्मेशन, ना कि एनालिसिस पे फोकस उतना नहीं होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सेकंड ईआरसी कहती है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के अभाव में पुलिस ऑफिसर रिलाई मोर ऑन यूज ऑफ ब्रूट फोर्स देन एनालिटिकल स्किल्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सिमिलरली जब भी हम प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, प्रोटेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो हमारी कैपेबिलिटी, डी-एस्केलेशन टेक्निक्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट। ब्रूट फोर्स से शांति स्थापित करना कोई अच्छा एफिशिएंट तरीका नहीं है, इसलिए डी-एस्केलेशन टेक्निक्स के ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट हिस्सा यह भी होता है ट्रेनिंग में कि जो अफेक्टेड कम्युनिटी है, जिनको भी पुलिस एक्सेस की वजह से काफी सारी चीजें झेलनी पड़ी हैं, उन अफेक्टेड कम्युनिटी के पर्सनल से आप बात करें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्सरसाइज। उससे क्या होता है, उससे आप अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंस को बेहतर समझ पाते हैं, क्योंकि आप उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने पुलिस एक्सेस को झेला है, जिन्होंने पुलिस एक्सेस के टॉर्चर को सहा है, और इससे आपके अंदर उनके प्रति इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ती है। यह भी तरीका होता है इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा बढ़ाने का, अपनी सोशल अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाने का। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिडलैंड पुलिस इनिशिएटिव की यूके में करी गई है, जहां पे यह लिखा हुआ है कि allow members of the public including young black males to speak to the officers during training
about their experiences having force used on them so that officers and staff can think about the impact of their actions. तो कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग रिफॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी आप इस तरह का अपना आंसर लिखेंगे, आइदर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म में बात करिए, और कोर्ट तो कह ही रहा है कि ट्रेनिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही के स्टडी आप इमोशनल इंटेलिजेंस में यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं जहां पे भी ब्यूरोक्रेसी की इमोशनल सेंसिटिविटी को बढ़ाने के ऊपर आपको बात करनी हो। बहुत ही पावरफुल केस स्टडीज हैं दोस्तों जो आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, दोबारा से आ जाते हैं जेनरिक क्वेश्चंस पे कि प्रोटेस्ट मैनेजमेंट के जो जेनरिक क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे। देखिए, उनको आप प्री प्रोटेस्ट मैनेजमेंट, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट मैनेजमेंट एंड पोस्ट प्रोटेस्ट मैनेजमेंट के फेजेस में डिवाइड करने अपने आंसर को। जस्ट लाइक आप डिजास्टर मैनेजमेंट में बात करते हैं, डिजास्टर से पहले हमको क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग डिजास्टर हमको क्या करना चाहिए, एंड आफ्टर डिजास्टर हमको क्या करना चाहिए। एंड दैट विल ऑलवेज हेल्प यू इन गिविंग वेरी नीट क्लासिफिकेशन ऑफ योर एक्शंस। तो अगर हम पहले बात करें कि प्रोटेस्ट होने से पहले क्या करना चाहिए, तो भैया सबसे पहला काम है कि हम ये इंश्योर करें कि हमको पता हो चीजें क्या हो रही हैं। इट इज अबाउट इंटेलिजेंस गैदरिंग, इट इज अबाउट प्रिपेयर्डनेस, इट इज अबाउट कि हम नौबतियां ना आने दें कि प्रोटेस्ट उस लेवल तक बढ़ जाए। तो बिफोर द प्रोटेस्ट आपका काम है इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन को गैदर करना, रिकॉग्नाइज करना ग्रीवांसेस को, उनके संग बात करना ताकि रिस्क असेसमेंट करना कि चीजें कितनी बढ़ रही हैं। आपका काम है डायलॉग एस्टेब्लिश करना, जितना हो सके जो क्रेडिबल लोग हैं उनको थ्रू आप डायलॉग मेंटेन कराएं, चीजों को जितना हो सके रिटन डॉक्यूमेंटेशन के टर्म पे रखें, क्योंकि रूमर मैनेजमेंट बिकम इंपॉर्टेंट। देखिए, कभी भी आप प्रोटेस्ट से डील कर रहे हैं, कम्युनल राइट से डील कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज द की। आज के सोशल मीडिया के जमाने में, डीप फेक के जमाने में, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि रूमर मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि रूमर्स अदरवाइज आपको पता है कि चीजों को किस हद तक लेके चले जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट की ओर से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक ऑफिशियल फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमेशा होते रहना चाहिए ताकि लोगों को वास्तविक स्थिति का पता हमेशा ऑब्जेक्टिव तरीके से चल सके। तो बिफोर प्रोटेस्ट व्हाट यू शुड बी डूइंग, देन प्रिपेयरनेस की आप बात कर सकते हैं। प्रिपेयरनेस में खास बात यह है दोस्तों कि हम अपना इंटेंशन बताएंगे कि हम हार्म को मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसीलिए हमने एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करी है, एडुकेसी ऑफ पर्सनल हमने इंश्योर किया है, हमने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपने ऑफिसर्स को भी दिए हैं, और हमने क्लियर कमांड स्ट्रक्चर्स का मतलब कि हमने डिफरेंट लेवल पे लोगों को बताया कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों, ये बहुत अहम हो जाता है प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। अगर एसओपीज पहले से क्लियर नहीं होंगे तो वहां पे डिसीजन मेकिंग में कई बार परेशानी आ जाती है। तो टू इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन, दिस कोऑर्डिनेशन इंक्लूड्स कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट जस्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन विद इन इटसेल्फ। इट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन विद द मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उससे भी आप बात करें, और जो भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, फायर सेफ्टी की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, सबसे कोऑर्डिनेशन की बात यहां पे हो रही है। तो ये प्रिपेयर्डनेस की आप बात कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे रिस्क असेसमेंट में कि प्रोटेस्ट इस कदर जा सकता है, तो ये सारी चीजें बिफोर प्रोटेस्ट आपको मैनेज करनी है। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट हमेशा फोकस करिए डी एस्केलेशन पे। डी एस्केलेशन का मतलब यही होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करें, थोड़ी एम्पैथेटिक तरीके से बात करें, है ना, अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करके रखें। इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में हमेशा फोकस करिए वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे कि उनके संग जाति नहीं होनी चाहिए। बफर जोन्स क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रोटेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। जब प्रोटेस्ट एक्चुअल में हो रहा है और धीरे धीरे एस्केलेट कर रहा है तो बफर जोन्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जो आईपीएस किरण बेदी मैम है, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि डायरेक्टली जो आर्म फोर्सेज हैं शायद वो सीधा अगर प्रोटेस्टर के कांटेक्ट में ना आए तो बेहतर है, बीच में सिविल डिफेंस का एक बैरियर होना चाहिए, एक बफर जोन होना चाहिए। सिविल डिफेंस के बैरियर होने से फायदा ये होगा कि हम एक्सेस फोर्स का जो मिसयूज होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को और पीसफुल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आप हमेशा बफर जोन्स की बात कर सकते हैं यूजिंग सिविल डिफेंस फोर्सेज की। फिर टेक्नोलॉजी का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ड्रोन्स का यूज कर लीजिए, एआई इनेबल्ड कैमरास का यूज कर लीजिए, ताकि आपको वास्तविक स्थिति का पता चलता रहे तो कि भाई कहां पे हॉटस्पॉट्स इमर्ज हो रहे हैं, कहां पे मिसक्रिएंट्स की जो संभावना है वो ज्यादा हो रही है। ये सब चीजें आपको टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से बताएगी और टेक्नोलॉजी बाद में हेल्प भी करेगी आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए कि भाई कोई भी पुलिस एक्सेस हो रहा है या कोई भी गड़बड़ फड़बड़ हो रही है तो बाद में हम अकाउंटेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम पहले बता ही चुके हैं कि न्यूट्रलिटी बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप प्रोटेस्ट साइट पे मीडिया पर्सनल को आने दीजिए ताकि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके ट्रांसपेरेंसी के मद्देनजर, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रही तो ये अपने आप में डी एस्केलेशन को खत्म कर देगा, क्योंकि रूमर से आपको पता है चीजें कितनी खराब हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह के मेजर्स को ड्यूरिंग प्रोटेस्ट लें। इसके अलावा अगर ऐसी हो जरूरत कि यार हमको फोर्स यूज करना पड़ जाए
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमको लाइफ प्रोटेक्ट करनी बहुत जरूरी है। मिनिमाइजिंग हार्म जो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है। हमको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी पीसफुल प्रोटेस्ट में नॉट ऑल द पीपल आर मिसक्रिएंट्स, है ना। तो हमको उनको अलग करना जरूरी है, उनको आइसोलेट करना जरूरी है। तो ऐसा ना हो कि हम एक ही डंडे से सबको हाँक दें और उससे चीजें और खराब हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको समझना कि हाउ मिसक्रिएंट शुड बी आइडेंटिफाइड, उनको सेग्रीगेट करा जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए और पूरे जो प्रोटेस्ट ग्रुप है उसको ऐसा लेबल हमको नहीं करें ताकि चीजें खराब ना हो। एंड ऑफ कोर्स जब भी फोर्स यूज करना हो, वार्निंग का होना बहुत जरूरी है। वार्निंग के बाद सफिशिएंट टाइम दिया जाए लोगों को रिस्पॉन्ड करने का, बार बार वार्निंग करी जाए, है ना। और ऑफ कोर्स जब फोर्स यूज करेंगे इट शुड बी नेसेसरी, मिनिमम, प्रोपोर्शनेट, यू शुड मिनिमाइज हार्म, यू शुड बी विलिंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी प्रोटेस्ट मैनेजमेंट हो रहा हो तो सीनियर ऑफिसर्स का ग्राउंड पे होना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि सीनियर ऑफिसर्स आर इन ए बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, कि वो सिचुएशन को बेहतर समझ सकते हैं। जहां पे फोर्स का रिक्वायरमेंट शायद जरूरी नहीं था वहां पे कई बार लोअर लेवल के पर्सनल फोर्स का यूज कर देते हैं क्योंकि शायद उतना बेहतर एक्सपीरियंस उनको नहीं होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में जो हायर अप्स हैं, लीडरशिप है, वो अगर वहां पे हो तो फोर्स का जो बेजा इस्तेमाल है, एक्सेसिव यूज का इस्तेमाल है, उसको रोक सकती है, बेहतर गाइड कर सकती है, बेहतर चीजों को डिफ्यूज कर सकती है, बेहतर डीएस्केलेशन कर सकती है। तो सीनियर लीडरशिप का जमीन पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट विल ऑल्सो इंप्रूव मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द पुलिस फोर्स है जो ग्राउंड पे प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीनियर लीडरशिप ग्राउंड पे रहे, केवल टॉप डाउन तरीके से प्रोटेस्ट को मैनेज ना किया जाए। ऑफ कोर्स आफ्टर प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो मेडिकल असिस्टेंस की बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन की बात करेंगे, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म की बात करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करेंगे, क्योंकि अब नॉर्मलसी रिस्टोर करने की बात है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फेजेस डिफरेंट समझ में आए होंगे। हर फेज का एक अलग पर्सपेक्टिव है। बिफोर प्रोटेस्ट की बात करें तो उम्मीद यही करेंगे कि भैया उस बात तक बात पहुंचे नहीं। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट की बात करें तो लाइफ प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारे प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड पोस्ट प्रोटेस्ट की बात करें तो नॉर्मलसी का रिस्टोर होना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म करना और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। अब दोस्तों यूपीएससी कई बार पूछता है कि व्हाट एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स मस्ट बी टेकन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लिए जाने चाहिए। तो देखिए अगर सपोज क्रिमिनल राइट्स की बात हो रही है तो वहां पे इंपार्शियलिटी बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर चार्ज है। अगर कम्युनल प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको पता है माहौल कितना खराब है, एक छोटे छोटे रूमर पे चीजें कैसे चेंज हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूमर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैक्चुअल ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इंपार्शियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुलिस अगर लोगों को लगेगा कि किसी एक कम्युनिटी की साइड कर रही है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पीस को मेंटेन करना। आपके सारे डीएस्केलेटरी मेजर्स की लेजिटिमेसी इसी पर डिपेंड करती है कि आप इंपार्शियल नजर आते हो कि नहीं आते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस के लिए। अगर आप विभिन्न पर्सनल से डील कर रहे हैं, विभिन्न प्रोटेक्शन से डील कर रहे हैं, तो विभिन्न पर्सनल होने चाहिए, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं। अगर आप वॉलेंट प्रोटेक्शन से डील कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जो इंडिविजुअल ऑफेंडर्स हैं, जो मिसक्रिएंट हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। सारे के सारे प्रोटेस्टर्स को हम लेबल ना कर दें ताकि चीजें कहीं खराब ना हो जाएं, है ना। प्रोपोर्शनेट इंटरवेंशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आंसर्स में आप इस तरह के एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स को बता सकते हैं। यू कैन टेक सम ऑफ द मेजर्स फ्रॉम हियर आल्सो फॉर दैट मैटर, है ना। इसमें से कुछ मेजर्स को आप यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स के टर्म्स में बता सकते हैं। एंड आई एम श्योर दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स का रोल अहम हो जाता है, कैसे वो आंसर राइटिंग में प्रिंसिपल दिखने चाहिए, कैसे अपना रिस्पॉन्स आप प्री प्रोटेस्ट, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट और पोस्ट प्रोटेस्ट डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट एक्स्ट्रा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ट्रेनिंग का जरूर ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग का जरूर आंसर में ध्यान रखिएगा। इमोशन इंटेलिजेंस, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, आर्टिकल 19 विद न्यू रिस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाते हैं इस वाले आंसर में लिखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड प्लीज गिव योर फीडबैक। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।